हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी को आपके study.com में स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग जो पढ़ रहे थे खोटा भाषा में, तो खोटा भाषा में आज हम लोग कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। ये काव्य संग्रह है, कविता है, जिसमें लिखा गया ये खोठा काठे पैदे खड़ी, जिसको लिखे हैं कौन? तो कवि हैं ए.के. झा। तो चलिए, पहले खोठा काठे पैदे खड़ी के बारे जानने से पहले थोड़ा सा हम आपको ए.के. झा के बारे में बता देना चाहते हैं कि ए.के. झा, यदि हम लोग खोटा भाषा पढ़ रहे हो और ए.के. झा का नाम आ गया हो तो ये कोई नया बात नहीं है। जैसे ही खोटा भाषा हम लोग पढ़ना चालू करते हैं, इनका नाम खोटा भाषा में शुमार है। ये खोटा भाषा के महारत्न कहे जाते हैं। इनको बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स मिल चुके हैं जो खोटा भाषा के बारे में रिसर्च किए, अनुसंधान किए हैं उससे संबंधित। जैसे इनको झारखंड का झारपात भी कहा जाता है। ये खुद एक अपने आप में वैज्ञानिक थे। तो इनका पूरा नाम क्या था ये समझिए। तो ये इनका पूरा नाम जो था ए.के. झा का, वो है अजीत कुमार झा। इन्होंने ही सबसे पहले खोटा भाषा के बारे में बताया था कि खोटा जो भाषा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ये आज का कोई नया भाषा नहीं है, ये बहुत ही पुराना भाषा है जो सिंधु घाटी से चलती आ रही है। और खोटा जो शब्द है वो खरोष्टी से शुरुआत हुआ, ये बात को उन्होंने बताया। और इस संबंध में इन्होंने बहुत सारे अनुसंधान, रिसर्च वगैरह बहुत सारे किए। तो इनके बारे में हम अलग से एक क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें पूरा पढ़ेंगे कि जो अजीत कुमार झा है, मीन्स ए.के. झा जो हैं, इनका क्या क्या उपलब्धियां हैं, कौन कौन सा इनको रत्न मिला था, ठीक है, क्या क्या इन्होंने किया था, इनके जीवन के बारे में हम लोग अलग क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो है खोठा काठे पैदे खड़ी। यह एक थोड़ा सा टिपिकल टाइप का कविता है जिन्होंने ए.के. झा ने पूरा मतलब अपने ठेठ भाषा में लिखा है। तो उसको हम लोग आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे सरल भाषा में कि क्या है खोठा काठे पैदे खड़ी, इसका मतलब क्या होता है, ये सब हम लोग आज समझेंगे। तो देखिए, कवि जो ए.के. झा हैं वो इस कविता के माध्यम से बताना चाहें कि इसका मतलब क्या होता है। तो काठे का मतलब होता है ये काठ, तो काठ का मतलब होता है ये 40 पैला। अब देखिए पैला क्या होता है, तो पैला एक होता है अनाज नापने का यंत्र। जैसे आप समझ सकते हैं, कभी चावल हम लोग नापते हैं घरों में, चावल हो गया या फिर कुछ ऐसे दाल वगैरह हो गया, जो पैला इस तरह से होता है। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं ऐसा, तो उस टाइप का है ना, ये पैला होता है। तो इनका कहने का मतलब है, काठ का मतलब पैला, कहने का मतलब हुआ कि खोठा काठ यानी खोठा साहित्य का। खोठा काठ कहने का मतलब खोठा साहित्य का। तो ऐसे समझना है, ये खोठा साहित्य का एक काठ यानी खोठा काठ का मतलब 40 पैला, और उसमें भी खोठा साहित्य का। तो खोठा जो साहित्य होता है अपने आप में ये दो पार्ट में मिलकर के बना होता है। कैसे? तो आप इसको समझ सकते हैं कि साहित्य जो होता है दो पद से मिलकर के बना, एक पैद और दूसरा गैद। तो उसी टाइप से इसको हम लोग समझेंगे कि जो खोठा साहित्य है दो भागों में बटा हुआ था। इसको एक पार्ट को बोलेंगे हम लोग गैद और दूसरा बोलेंगे पैद, यानी इसको बोलेंगे गद्य सेक्शन। ऐसे गद्य, ये वाला हो जाएगा पद सेक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पढ़ा था काठ का मतलब 40 पैला, तो खोठा साहित्य का 40 पैला, जिसमें से गद्य भी आता है और पैद भी आता है। तो ये दोनों, तो यदि 40 टोटल है, ये खोठा साहित्य को यदि हम एक काठ मान ले, तो ये क्या हुआ, इसमें गद्य भी आते हैं और पैद भी आते हैं यानी पद भी। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये इसमें कितना आ जाएगा, ये भी 20 आ जाएगा ऐसे। तो ये दोनों जो यहाँ पे मिला के हो गया, इसको यानी ये वाला सेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं खड़ी। ये वाला इसको बोलते हैं खड़ी, ऐसे। यानी खोठा साहित्य का पैद का जो 20 भाग, मतलब काठ का जो आधा होगा, जैसे खोठा साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे कि काठ का मतलब 40 पैला हुआ, तो इसको दो भाग में बांटेंगे, तो 20 इधर और 20 इधर, तो ये हुआ खोठा साहित्य का काठ का आधा खड़ी होता है, काठ का आधा खड़ी, यानी खोठा साहित्य का पैद वाला खड़ी। तो इसीलिए इसको अब नाम हो गया चैप्टर का खोठा काठे पैदे खड़ी, यानी खोठा साहित्य का पैदे खड़ी, यानी काठ का आधा क्या होगा जी, खड़ी। ऐसे याद रखना है कि काठ का आधा खड़ी हो गया।
काठ क्या हुआ, तो खोटा साहित्य का एक संपूर्ण भाग होता है जिसका आधा जो होगा वो पैद हो जाएगा। तो उसी तरह से आप समझिए इसमें कि खोठा काठे पैदे खड़ी, यानी खोठा साहित्य का पद वाला भाग जो होगा वो आधा वो खड़ी होगा। इसी तरह से खोठा काठे एक गैदे खड़ी भी होगा, जो कि क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। खोठा काठे गैदिक, ये वाला गैदिक खड़ी जो कि इधर वाला पार्ट होगा वो अलग है और ये अलग है, दोनों को मिला देंगे तो ये खोठा साहित्य होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पद का मतलब क्या हो गया, काठ का मतलब क्या होगा, तो संपूर्ण साहित्य का एक जो 40 पहला होता है वो, और खड़ी क्या हो जाएगा, तो उसका मतलब काठ का आधा, तो काठ का आधा खड़ी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज था। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इसका। चलिए तो आगे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो देखिए समझते हैं इसको आगे हम। जैसे कि हमने आपको जैसा समझाया कि काठ का मतलब क्या होता है, खड़ी का मतलब क्या होता है, तो उसी को मैं यहाँ पे ये रिटर्न वर्जन दिखा रहा हूँ, लिखाया हुआ। काठ का मतलब होता है 40 पैला। पैला क्या होता है, तो एक अनाज नापने का यंत्र होता है जो इस तरह से गोल होता है, छोटा सा भी होता है बड़ा सा भी, है ना, इस तरह से ऐसा, ये तो छोटा समझ सकते हैं, आपको पिक्चर में दिख जाएगा। देखिए पैला अनाज नापने का एक यंत्र हुआ। तो उसी तरह काठ का मतलब 40 पैला यानी संपूर्ण साहित्य का ये काठ हुआ। खोठा काठ का मतलब हो गया खोठा साहित्य का एक काठ जिसमें दोनों चीज आते हैं, तो गद्य वाला और पद्य वाला, यानी गद्य भाग और पद दोनों। खड़ी का मतलब क्या होगा, तो एक खोठा एक काठ का आधा, एक काठ का आधा, यानी इसको मतलब आप बोल सकते हैं कि ये 20 पैला हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं, क्योंकि काठ का मतलब कितना हुआ, 40 पैला, तो खड़ी का मतलब 20 पैला। हाँ, और पैदे का मतलब, पैदे खड़ी का मतलब होगा खोठा साहित्य रूपी एक काठ का आधा, यानी खोठा साहित्य का एक पद्य खंड। ठीक है, खोठा साहित्य का एक पद्य खंड। तो इसका ये पूरा, इसका हम लोग मीनिंग समझ गए जी। खोठा काठे पैदे खड़ी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वही हो गया इसमें कि खोठा साहित्य का एक काठ का आधा, यानी पैदे खड़ी, यानी खोठा साहित्य का पद्य खंड। तो ये हुआ मीनिंग। अब इसका जो कविता है उस कविता को हम लोग लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो देखिए ये खोठा काठे पैदे खड़ी में जो पहला कविता है इस कविता संग्रह का, जिसके कवि हैं एके झा, उसका पहला जो कविता है उसका नाम है चनफन मानुष। चनफन मानुष का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको चनफन मानुष को हम लोग और बोल सकते हैं इसका चरफर मानुष। चरफर मानुष, चनफन मानुष का ही दूसरा मतलब हो गया चरफर मानुष। देखिए इसका मतलब हो गया अर्थ में, आप इसको अर्थ समझते हैं तो अर्थ में हो जाएगा चिंतनशील व्यक्ति। तो देखिए इसमें जो खोठा काठे पैदे खड़ी है, जिसका जो पहला कविता है उसका नाम है चनफन मानुष। ये चनफन मानुष, ये वाला चनफन मानुष, जिसका अर्थ है चरफर मानुष भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं चिंतनशील मानुष। मानुष का मतलब मनुष्य यानी व्यक्ति। ये बताया जा रहा है कि चिंतनशील व्यक्ति, तेज आदमी, सजग बोल सकते हैं, सजग, या फिर हमेशा चिंतन करने वाला, बुद्धिमान, अक्लमंद, विवेकशील आदमी, ये कह सकते हैं। देखिए एक कवि एके झा जो है वो बताना चाहते हैं कि चनफन मानुष में कि चिंतनशील, यानी मनुष्य जो है वो हमेशा से ही चिंतनशील रहा, विवेकशील रहा, हमेशा सोचने समझने की इसके पास शक्ति है। दूसरे जीवों में ऐसा नहीं है। वो सबसे, ये शांत कभी भी एक जैसा नहीं रह सकता, ये कभी एक जगह बैठ करके रहने का ऐसा प्रवृत्ति नहीं होता। मनुष्य जो होता है वो हमेशा कुछ आगे सोचते रहता है, विवेकशील होता है। ये सब इसका बताने की कोशिश किए हैं इस चनफन मानुष कविता में, जिसका अर्थ ये बताते हैं कि चिंतनशील मनुष्य ऐसा प्रवृत्ति ही होता है कि हमेशा वो सोचते रहता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव है। जैसे मनुष्य ही ऐसा एक जीव है जो हमेशा सोचते रहता है। कहने का मतलब है कि मनुष्य जो पहले बैलगाड़ी से चलता था, बैलगाड़ी से अब रॉकेट तक का खोज कर लिया। मतलब जैसे जैसे इसका जरूरत पड़ते गया उसके अनुसार ये अपना खुद का जो जरूरत वाला चीज़ है वो अपने आप ये खोज लिया, उसका रिसर्च किया, बनाया। ये तो मतलब मनुष्य जो है वो कभी भी एक जगह शांत नहीं बैठ सकता, ये आगे बढ़ने का इसका टेंडेंसी होता है। ये इस कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश किया, जिसका चनफन मानुष का ये अर्थ होता है। इसका चनफन मानुष जो कविता है वो लिखा गया था कब,
तो इसका जो रचना बछर है जी, रचना बछर का मतलब जिस समय ये लिखा गया था वो ये 1968 में ये लिखा गया है। 1968 में चनफन मानुस को लिखे कौन? कवि ए.के. झा। तो ये बात है। हाँ जी, तो देखिए इसमें चनफन मानुस जो है कविता, ये ज़्यादा लंबी नहीं है, केवल 8 लाइन की कविता है। 4 लाइन मैंने यहाँ लिखा, 4 लाइन बाद में समझाओ। ये 8 लाइन की कविता है, लेकिन छोटी है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है वो बहुत गंभीर है। मतलब इसमें एक छोटे छोटे वर्ड में बहुत सारे अर्थपूर्ण वाक्य हैं जिसको बहुत आराम आराम से समझना पड़ेगा। कवि जो है ये ए.के. झा, ये छोटी यानी बोले गागर में सागर भरने वाली बात, तो वो गागर में सागर भरने वाली बात इसमें रखे हुए हैं। देखिए इस कविता में उन्होंने ना रूपक अलंकार का यूज किया। अब रूपक अलंकार क्या होता है? तो रूपक अलंकार होता है कि जैसे किसी चीज को दूसरे के रूप में दिखाना, यानी किसी चीज को दूसरे के ऊपर आरोपित करके बताना, या इसको ऐसा समझे कि किसी दो चीज को एक समान दिखाना, जबकि दो अलग अलग चीज है लेकिन एक दूसरे को एक समान के रूप में दिखाना। इस कविता के माध्यम से वो बताते हैं, यही रूपक अलंकार है। जैसे रूपक अलंकार में हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे कि कैसे इसका होता है। जैसे यहाँ पे ये वाक्य में लिखा हुआ, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराए। यहाँ पे ये जो मुख है और यहाँ पे जो चंद्र है, ये दोनों अलग अलग है। मुख का मतलब होता है मुंह और चंद्र का मतलब होता है चांद। ठीक है, तो ये बोलता है मुख और चंद्र दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे दोनों को एक समान दिखाया गया है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार का उपयोग हुआ है। रूपक अलंकार का यहाँ पे बताया गया है कि मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन, यहाँ पे भी देखिए मन जो है सो और सागर, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों को एक समान दिखाया गया। तो जब दो शब्दों को एक समान दिखाया जाता है, दोनों को एक दूसरे का आरोपित करके बताया जाता है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो ये कविता में ए.के. झा सर जो है वो रूपक अलंकार का यूज करवाए हैं। देखिए, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराए, कि ये जो मुख है वो चंद्र के समान है। ये मुख जो है मतलब मुंह वो चंद्र के समान है। तुम्हारा देख सके मतलब इसको देख करके जो मन मेरा है वो सागर सा लहराए, यानी सागर के जिस तरह से लहरें जो है उफान करते रहती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे उफान करके बढ़ते जाती है, मतलब फैलते रहती है, उसी टाइप से मेरा मन भी है, अलग अलग उसमें विचार आ रहे हैं जो कि दूसरे जगह पे जाने का। तो ये कहने का इसका मतलब है कि मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर सा मेरा लहरा रहा है। तो देखिए यह छोटा सा वाक्य था, लेकिन इसमें बहुत मीनिंगफुल दिया हुआ था। तो उसी टाइप से इन्होंने भी यहाँ पे यूज किया है कि जो कविता है उसमें छोटे कविता है, लेकिन इसका मीनिंग जो है, अर्थ जो है बहुत ही गहरा है। तो चलिए समझते इसको हम सरल भाषा में। क्या है? तो बोला घन घन, देखिए यहाँ पे बोला घन घन लौतन नित मानुष मन। तो चलिए समझते हैं। घन घन का मतलब होता है हमेशा, प्रतिपल, नया, ठीक है, हमेशा कुछ सोचते रहते हैं, प्रतिपल, छन छन। लौतन का मतलब होता है नया, नित का मतलब होता है हमेशा, मानुष का मतलब मनुष्य, मन का मतलब मन। तोड़ करके यहाँ समझिए, ये तोड़ का मतलब तोड़कर, छोड़ का मतलब छोड़कर, जड़ मेढ़ा क्रम, जड़ मेढ़ा क्रम मतलब जो हमको रुकावट डालता है, गतिरोध पैदा करने वाले चीज होते हैं। स्थिरता चीज को, जैसे मनुष्य का जो होता प्रवृत्ति है कि रुके हुए नहीं रहता, उससे आगे बढ़ने का, तो उस कर्म को तोड़ करके आगे बढ़ना। ठीक है, अब चलिए इसको मीनिंग समझते हैं। तो कवि कहते हैं क्या चीज कि घन घन लाउता नित मानुष मन मेरा, हमें मेरा जो मन है हमेशा प्रतिपल, क्षण क्षण हमेशा आगे बढ़ते रहता है, मतलब कुछ नया सोचने का कोशिश करता है। लौतन मतलब नया, नित मतलब नूतन, नित हमेशा हमेशा कुछ नया नया सोचने का करते रहता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक जैसा एक जगह पे स्थिर रहने वाला चीज नहीं है। वही बोलता है तोड़ कर, छोड़ कर के जड़ मेढ़ा करम, मतलब जो हमारे जो गतिरोध पैदा करने वाले होते हैं, जो रुकावट डालने होते हैं, उस कर्म को आगे तोड़ करके, मतलब हम एक जगह पे अस्थिर नहीं रख सकते। मनुष्य का प्रवृत्ति है कि वो एक स्थान पर कभी भी नहीं रखता है। हम लोग जानवर नहीं है, जानवर से अलग है। जानवर का होता है खाते हैं और खाना खा करके पगुराते रहते हैं, कहने का मतलब है वो अपना जो है गाली वगैरह करते रहते हैं, जिससे वो खाना को पचाते रहते हैं। तो उस तरह से नहीं है मनुष्य, कुछ मनुष्य को छोड़ करके जो खाते हैं वैसे करते हैं। तो उस चीज को छोड़ करके मनुष्य वैसा नहीं है, हमेशा विवेकशील है, चेतनशील है, चिंतनशील है, वो आगे कुछ नया करते रहता है, चाहे उसके बीच में कितने भी रुकावट आए। हमारे एक भी है, जैसे जितने हमारे अंदर रुकावटें आएंगे उतना हम लोग और आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसा कवि जी ने बताया है। आगे बोलते हैं कि लैर कर धैर्य कर,
लैर, लैर का मतलब होता है लड़कर, ठीक है, और धैर्य का मतलब होता है उसे पकड़कर, ठीक है। प्रकृति के संग, प्रकृति का नहीं नेचर जी, जो प्रकृति हुआ वो संग के साथ, ठीक है। धारल का मतलब होता है धर कर, वही धर कर पकड़ कर। आबाढ़े का मतलब प्रगति करना, उन्नति करना, विकास करना। ये जो लूर ढंग है, लूर ढंग का मतलब हमारे पास जो हुनर है, जो हमारे पास क्षमता है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसका यूज करके, उसका उपयोग करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो वो कहते हैं लैर धैर्य के प्राकृतिक संग, मतलब प्रकृति ने जो हमें दिया है, ठीक है, उसके लड़ करके मतलब बताया कि लड़ करके और पकड़ करके, कि या फिर ऐसा समझे कि जैसे कोई वृक्ष होता है छोटा सा लर वाला, तो लर का जो लर होता है वो, ठीक है, उसका और उसको पकड़ कर, यानी उसके गहराई तक जा करके कि प्रकृति से जो हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, क्या मिला, उसके अंदर तक गहराई तक जा करके उसको अनुसंधान करना, उसके बारे में रिसर्च करना, और क्या हुआ, जैसे विज्ञान से हमें क्या मिला है, आखिर कहाँ क्या है, विज्ञान ने हमें क्या दिया, उस टाइप से उसके बारे में सर्च करना। कहाँ पे समुद्र है, कहाँ पे टापू है, कहाँ पे जंगल है, जंगल में कहाँ क्या है, धरती में क्या है, आकाश में क्या है, इसके बीच में क्या है, ये सारे चीज़ों के बारे में पता लगाना, ये मनुष्य का प्रवृत्ति होता है जो कि आगे बढ़ते रहता है, मतलब उसको खोजने का हमेशा लगा हुआ रहता है, कभी वो शांत नहीं रहता है। तो वही यहाँ पे बताए हैं, जितना उसके पास लूर है, ढंग है, ये वो हमेशा उसको यूज करता है, उपयोग करता है, नए नए टेक्नोलॉजी को सीखता है, नए नए विकसित करता है। यही कारण है कि मनुष्य आज चांद तक भी पहुंच गया है जी, आसमान में पहुंच गया, गगनयान तक भी पहुंच गया है, गगन में। तो यही कारण है कि अपना उसका यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, उसका लूर ढंग को, मतलब अपना क्षमता को, अपना विवेक को। ये कविता में A.K. झा सर ने बताने की कोशिश किया है कि मनुष्य का जो मन है हमेशा नया कुछ सोचने का करता है, हमेशा आगे बढ़ने का प्रवृत्ति है। हाँ जी, तो देखिए इसमें आगे जो लाइन है, जो 4 लाइन के बाद जो अगला जो है कविता का पार्ट वो है जिसमें घन घन लौतन नित मानुषमन, वही लाइन है जिसको मैंने समझाया। लौतन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो नया, कुछ नया खोजने का, नया, नूतन, इस तरह से नया चीज़ होता है उसको कहते हैं। और इसमें यहाँ पे हो गया ये नया चीज़। घन घन का मतलब हमेशा, प्रतिपल, क्षण क्षण, है ना, हमेशा। नित मानुष मन मतलब हमेशा मनुष्य का मन जो है कुछ नया करने का, खोजने का मन करते रहता है, वो कभी एक जगह पे नहीं रहता। वो नवा बनार नवा टवान, नवा बनार का मतलब है कि नए नए खोज करना, नए नए अनुसंधान करना, नए नए रिसर्च करना। वो नवा टवान का मतलब होता है नए नए जगहों को खोज करना। जैसे आप समझ सकते हैं इसको कि जो मनुष्य का है वो चिंतनशील है, तो वो क्या करता है कि हमेशा नए नए, ठीक है, रिसर्चेस करते रहते हैं, रिसर्च में उस पर पता लगाते रहते हैं कि आखिर ये कहाँ है, वहाँ पे नए नए जगह को खोजते रहता है। जैसे अभी कि चांद पर जा गए, चांद पर क्या है, कहाँ क्या है, तो उसके अंदर में कि उसके बारे में पता लगाना, उसके रहस्यों के बारे में पता लगाना, उसके बारे में खोजते रहता है। भव का मतलब होता है रहस्य, भव का मतलब रहस्य। टुमड़ा का मतलब होता है टमड़ना, खोजना, ढूंढना। देखिए जुगुत का मतलब होता है उपाय, जुगाड़ लगाना, तो ये बताया। घन घन लौतन नित मानुष मन, कहने का मतलब है यहाँ इसमें इस लाइन का जो मीनिंग है वो समझाना चाहते हैं कि मनुष्य का मन जो है वो हमेशा चंचल है, आगे बढ़ने का है, वो खोज करते रहते हैं नए नए जगहों को। जैसे चांद पर है, चांद पे गए तो चांद पर क्या जगह है, वहाँ पे क्या हमारे लिए उपयोग है, कहाँ पे हम रह सकते हैं, कैसा उसका इन्वायरमेंट है, कैसा वहाँ का वातावरण है जो हमारे लिए फायदेमंद है, उस टाइप को वहाँ पे खोज करते रहते हैं। सूर्य के बारे में यदि पता लगाए तो सूर्य के बारे में क्या है, कितना उसके अंदर में गर्मी है, बाहर कितना गर्मी है, वो सारे के बारे में पता लगाना। समुद्र का है तो समुद्र की गहराई कितना है, उसको अंदर जा सकते हैं। नए नए सैटेलाइट वगैरह खोज करना, अंतरिक्ष में जाके उसको लगाना और वहाँ से अर्थ के बारे में पूरा फोटो खींचना कि हमारे किस जगह पे क्या है, कहाँ पे हमारे लिए कुछ नया है। तो वो सारे चीज़ को, नए नए जगहों को, नया नया टवान मतलब नए नए जगहों को खोज करते रहना। भाव का मतलब रहस्य को, उस रहस्य को जो कोई नहीं जानता है अभी तक, जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं मिल पाया, तो उस टाइप के जगहों को खोजते रहना। ये इस कवि ने इस मतलब में समझाया है कि जो नए नए जगह हैं उसको हम लोग कैसे इसको पता लगाए। मनुष्य का मन जो हमेशा चंचल है वो खोजते रहने का प्रवृत्ति है। घन घन लौतन नित मानुष मन, मनुष्य का मन जो है हमेशा
प्रतिपल हमेशा नया नया सोचने का शक्ति है। तो ये कविता के माध्यम से A.K. झा सर ने समझाने का कोशिश किया। जो कविता तो बहुत छोटी है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत ही गंभीर है, गागर में सागर भरने वाला बात है। तो ये हम आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि कैसा आपको ये खोटा काठे पैदे खड़ी लगा, जो कि बहुत ही टफ कविता था, जो कि बोल सकते हैं कि इसका जो मीनिंग है बहुत गहराई तक छुपा हुआ है। इसको हमने समझाने का आपको सरल भाषा में प्रयास किया। तो ये था, तो अब इसको देखिए, समझिए। धन्यवाद।